आज पहली बार हम किसी वीडियो को शूट कर रहे हैं जिसमें पॉडकास्ट करने के उद्देश्य से आज हमारे मंझौल कोर्ट जो कि बेगूसराय में पड़ता है उनके अधिवक्ता हैं और जूनियर अधिवक्ता को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे वकालत पेशा में आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, इससे रूबरू होने के लिए हमारे मित्र रणधीर वर्मा आए हुए हैं और रणधीर वर्मा से जानेंगे वकालत क्यों करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। आज हम अपने निवास स्थान से चल करके मनोहर जी के यहाँ आए हैं और ऐसी बातचीत करने के साथ साथ वकालत से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वकालत के कोर्स का टेन्योर कितने दिनों का होता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है इनकी, इसके लिए इनको हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए वकालत क्यों करनी चाहिए। वकालत एक पेशा जो था अंग्रेजों के समय का एक बहुत रईस पेशा था। वर्तमान में इसे व्यवसाय के रूप में लोग देख करके लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये वकालत का पेशा वास्तव में अगर देखा जाए तो इसको न्याय से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। जस्टिस जी। अगर आपके अंदर जस्टिस करने की क्षमता हो, जस्टिस को परखने की क्षमता हो, सही और गलत को परखने की क्षमता हो और आपके अंदर एक ईमानदार अंदर से जो होता है ह्यूमैनिटी, वो अगर आपके अंदर है तो आपको वकालत का पेशा करना चाहिए। वकालत करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले आप जान लीजिए कि वकालत करने के लिए अभी जो वर्तमान में जो वकालत का कोर्स होता है दो तरह का है। एक तो आप इंटर स्तरीय जो 5 वर्षीय LLB का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं, जिसे BLLB का। और दूसरा है कि आप जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारे और क्लैट का एग्जाम दे करके भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके बहुत अच्छे संस्थान में आप एडमिशन दाखिला ले सकते हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप जैसे बहुत बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और भी अच्छे संस्थान हैं। जहाँ बिहार के कोई ऐसे संस्थान है जिसमें NLU के लेवल के अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है बिहार में ऐसी कोई संस्थान नहीं है। एक चाणक्य लॉ कॉलेज है, एक चाणक्य लॉ कॉलेज पटना में, हाँ, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से कंसर्न है और वो वहाँ पर NLU का कोर्स वहाँ पे होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आप आर्ट स्ट्रीम से हो या फिर आप कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएशन अगर मिनिमम कर लेते हैं और आपको अगर इंटरेस्ट है कि हम वकालत में ज्वाइन करना चाहते हैं, वकालत का कोर्स करना चाहते हैं, तो संस्थान में आप जो भी उसके नामांकन की प्रक्रिया होगी उसके तहत आप भाग लेकर के नामांकन कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के जो कोर्स होते हैं उसे करने के बाद एज ए वकील प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में क्या क्या चीजें करनी होती है? देखिए, वकालत का कोर्स करने के बाद कई ऑप्शंस हैं। पहले तो एक पेशा के रूप में वकालत लोग करते थे, लेकिन अभी कॉर्पोरेट के क्षेत्र में चले जाइए, बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में चले जाइए, नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी आप बहुत तरह के ऑप्शंस और अवसर्स अब लॉ करने के बाद खुले हुए हैं। जैसे आप APO का एग्जाम दे करके आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं, जुडिशरी का एग्जाम दे करके आप जुडिशरी में जा सकते हैं। तो छात्र के अपने तैयारी और अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें अब कैरियर बहुत सारे हैं। अब रही बात वकालत पेशा करने के लिए, सबसे पहले तो आपको उस विषय का, उस केस का, उस सामाजिक परिस्थिति का और जो भी घटनाएं होती है उसको अंदर से जानने की क्षमता होनी चाहिए। इंटरेस्ट आपका कितना है।
तो क्वालिफिकेशन और अंदर से कोई जरूरत नहीं है कि वकालत स्टार्टिंग में तो लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमारा ही उदाहरण ले लीजिए, जब हमने 17 से 20 में मैं लॉ क्लियर किया था, और लॉ क्लियर होने के बाद समस्तीपुर विधि महाविद्यालय से मैंने लॉ किया, और वहां से लॉ करने के बाद जब भी क्लास स्टार्ट होता था तो मुझे सीनियर प्रोफेसर साहब या क्लास टीचर जो लोग पूछते थे कि तुम हम कैरियर के क्या करोगे, लॉ करने के बाद क्या मतलब उद्देश्य है जी। तो हम शुरू से ही मन बना लिए थे कि हमको वकालत का पेशा करना है जी। तो वकालत का पेशा करना है तो हम उस पीरियड में लॉ कंप्लीट किए। लॉ कंप्लीट करने के बाद वहाँ से फिर होता है इनरोलमेंट कराना होता है, बिहार बार काउंसिल पटना में संस्था है जी, वकीलों की, वहाँ इनरोलमेंट करा लीजिए। इनरोलमेंट आने के बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम होता है जिसको कंडक्ट करना होता है, उसको भी मैंने कर लिया। उसके बाद प्रैक्टिस में हम आ गए। सबसे पहले तो हम समस्तीपुर में स्टार्ट किए थे वहाँ। तो सबसे मेन चीज जो होता है प्रैक्टिस में, आप पहले सीखने का जज्बा होना चाहिए। किसी भी सीनियर के यहाँ जाइए जिनके पास अच्छा बहुत ज्यादा काम ना हो और बहुत कम भी काम ना हो, जिनके पास एवरेज हो, जो कुछ बताने में सक्षम हो, आपके साथ शेयर करें हर चीज। केस लॉ को पढ़ना है, उसके बाद केस के डायरी को देखना है। जो भी केस सीनियर के पास फाइल रहता था हम उल्टा के उनको देखते थे, पढ़ते थे। तो वो पढ़ने और सीखने का जज्बा हो तो वकालत आप कर सकते हैं। सर एक चीज और हमें बताइए कि जैसे प्रैक्टिस हम शुरू किए, ठीक है, प्रैक्टिस के कितने दिनों बाद हम एबीपी होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? प्रैक्टिस आप करिए और मिनिमम 7 ईयर्स हैं जहां पे आप एपीपी के लिए आप एप्लीकेबल हैं, जहां पर आपका साल में मिनिमम प्रैक्टिस में कुछ केसेस का एंट्री होना जरूरत होता है जी। उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिहार से लॉ किया है और उनका जो कॉलेज है बार काउंसिल अप्रूवल है, और उस बार काउंसिल अप्रूवल कॉलेज से उन्होंने लॉ किया। अब वो लॉ करने के बाद जो प्रैक्टिस करेगा, उसका जो प्रैक्टिस का जो जुरिडिक्शन है, जो क्षेत्र है, वो कहां कहां पर प्रैक्टिस कर सकता है मैक्सिमम? आप अगर पटना बार काउंसिल में आप इनरोल होते हैं तो वहां पे 2 ऑप्शंस आते हैं कि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। तो उसमें भरना होता है जी। तो उसको आप जहां जो आपका गृह क्षेत्र है या फिर आप जहां आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल सकती है, जहां पे आपको क्लाइंट मिलने की अच्छी संभावना हो, या जहां पे आप काम लगातार पिछले कई वर्षों से किए हुए हैं, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और अगर आप पटना बार काउंसिल में एडमिशन करा लिए, अगर हाई कोर्ट का ऑप्शन अगर आप फिलअप कर देते हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के वहाँ के जो लोकल बार काउंसिल के संस्थान वकीलों का संघ होता है, वहाँ पे आप एनरोलमेंट करा के उस जगह पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आउट ऑफ स्टेट कर सकते हैं प्रैक्टिस? आउट ऑफ स्टेट करने के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है कि उसके लिए आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो फिर वहां के यहाँ से ट्रांसफर कराना पड़ता है एनरोलमेंट, जो आपका सर्टिफिकेट बार काउंसिल में, बार काउंसिल को आप वहां के बार काउंसिल स्टेट के ट्रांसफर कराने के बाद आप वहां कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ प्रक्रिया के बाद ऑल ओवर इंडिया में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, कुछ प्रक्रिया है जहाँ पर आप स्टेट चेंज करके एनरोलमेंट ट्रांसफर करा सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सर अभी बिहार सरकार के द्वारा एक चीज सुने हैं, उसके बारे में मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है, कि जो न्यू लॉयर हैं उन्हें बिहार सरकार 3 साल तक के लिए 5,000 रुपए का मासिक भत्ता देने की योजना बनाई है। इसके बारे में सर अगर आपको कुछ जानकारी हो तो? देखिए, बहुत सारे राज्य हैं जहां ये योजनाएं पहले से भी लागू थी जी। और जैसे जहां तक मुझे जानकारी दिल्ली में भी था, राजस्थान की सरकारें की थी, साउथ में था, केरला में था, और बिहार चुनाव 2025 का इस बार हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में भी इस तरह की घोषणाएं की गई। लेकिन अभी वर्तमान में जो भी हमारे जूनियर साथी हैं या हमारे साथी हैं, वैसे अभी तक नहीं बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन सही स्तर पर चालू हो गया है।
लेकिन उसके लिए अगर अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, क्योंकि शुरुआत में क्लाइंट नहीं रहते हैं, आने जाने का है, तो सरवाइव करने के लिए एक अच्छी योजना है, जिसको अगर अच्छे तरह से लागू किया जाए तो नए अधिवक्ताओं के लिए ऑप्शंस और धैर्य जो लोग खो देते हैं बहुत जल्दी, उनके लिए अच्छी पहल इस योजना के तहत हो सकती है। लॉ करने का सबसे जो अच्छी बातें हैं, लॉ अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कर लिए हैं तो उनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? वो तो शुरुआत में ही मैंने बताया कि लॉ से आप समाज में न्याय के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कैरियर्स के बारे में मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे इसके ऑप्शंस खुले हुए हैं कैरियर बनाने के क्षेत्र में, सरकारी गैर सरकारी प्रैक्टिस में। और आपके अंदर अपना एक होता है कि नॉलेज इम्प्रूव करना, उसके लिए भी लोग लॉ करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो अगर आप अच्छे से अच्छे संस्थान से पढ़े हैं या अच्छे संस्थान से नहीं पढ़ने हैं, फिर भी अगर आप अध्ययन में अगर आप विश्वास रखते हैं तो अध्ययन करके आप कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं है, हमको नहीं लगता है। फाइनेंस के क्षेत्र में जो अल्टीमेटली लोगों का होता है कि चाहे कितना भी पढ़ ले, लेकिन परिवार चलाने के लिए तो फाइनेंस की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकताएं होती है। लॉ करने के बाद क्या वो फंड पूरा हो जाता है? देखिए, लॉ करने के बाद वो फंड डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी सीनियर के यहाँ शुरुआत में जाइएगा तो हमको एक बात याद आती है। एक क्लास टीचर थे हमारे कॉलेज के, अजय सर जी, वो फर्स्ट डे हम लोग का क्लास लिए थे तो उस समय बताए थे कि स्टार्टिंग आप प्रैक्टिस में आ गए तो मूलभूत तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप वो बताए थे कि नो वर्क नो पेमेंट, मतलब आपको शुरुआत में ना काम मिलेगा ना ही आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद सम वर्क नो पेमेंट, उसके बाद अगर कुछ काम मिलेगा लेकिन पैसा का उम्मीद नहीं रख सकते हैं। उसके बाद सम वर्क सम मनी, मतलब कुछ काम भी रहेगा। तीसरा स्टेज बता रहे हैं जी, सम वर्क सम मनी, मतलब उसके बाद समय जैसे जैसे आपका बीतते चला जाएगा तो कुछ काम भी आएगा, कुछ पैसा भी मिलेगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बताए थे कि नो वर्क मोर पेमेंट। ये स्टेज शायद आफ्टर 10 ईयर भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। वो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कितना आप काम करते हैं, कितना आपके पास क्लाइंट है, कितना अच्छे तरह से क्लाइंट को डील करते हैं, आपका क्षेत्र में क्या इमेज बना है वकालत के क्षेत्र में, इस पर भी डिपेंड करता है। सब कुछ तो एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। एक बाहर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे बिहार में एक नए नेता आए थे जिनका नाम प्रशांत किशोर हैं। एक जनसुराज पार्टी का गठन किए और बिहार में बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उनका शून्य आया। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में, समझाने में वक्त लगता है। प्रशांत जी समय के साथ साथ मेहनत तो बहुत अच्छा किए थे और हो सकता है वो जमीनी स्तर के जनता तक अपनी बात तो पहुंचा ही दिए थे जहां तक मुझे समझ है, लेकिन जनता शायद उनकी बात नहीं समझ पाई और उनको इस बार वो मौका नहीं दी है। लेकिन जो उनके मुद्दे हैं वो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर प्रशांत जी लगातार जमीन पर बने हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बारे में जब से हम लोग समझ बूझ हुई है तब से तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही देखते आए हैं। और 2010 के जो नीतीश कुमार थे उसके बारे में एक हमारे राजनीतिक गुरु कहते थे कि जैसे क्रिकेट का दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, वैसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के बाद कोई दूसरा तेंदुलकर नीतीश कुमार नहीं हो सकता है। तो वो समझ हमारी 2010 में थी। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो 2010 के मुख्यमंत्री के रूप में जो जितने वो थे निर्णय लेने में सक्षम, वो अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार में वो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? माननीय तेजस्वी यादव युवा हैं और उनका एक राजद का और लालू यादव का किया हुआ काम जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू यादव जी ने किया,
वो उनको ढोने में हमको लगता है नाकाम है, और आगे भी वो जनता का विश्वास वोट परसेंट उनके साथ है, लेकिन जिस तरह से नए दौर में राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं उसमें उनको और भी चुनाव रणनीति, समीकरण, गठजोड़, ये सब मुझे लगता है कि और भी उनको बदलने की आवश्यकता होगी, और नए सिरे से अगर नहीं बदलते हैं तो वर्तमान राजनीतिक दौर में धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त तो नहीं कर सकते हैं लेकिन पिछड़ते चले जा रहे हैं। एक अभी वर्तमान में एक घटनाएं पूरे देश दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक देश वेनेजुएला है, उनके राष्ट्रपति को बाई जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है, उठा लिया गया है। उनके बारे में आपका क्या कहना है, सही किया या गलत? देखिए, उस तरह के राजनीतिक और कूटनीतियां होती है विदेश स्तर पर। मुझे लगता है जिस तरह की अमेरिका का डिक्टेटरशिप है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ उनको किडनैप करके अपने देश ले जाना और उसकी पत्नी को भी साथ में ले जाना, हाँ जी, इस तरह की घटनाएं वैश्विक शांति के लिए ठीक नहीं है। मेरा अपना सोच है, वैश्विक शांति के लिए ठीक नहीं है। और एक ग्लोबलाइजेशन का था, यूएनओ का एक जो बना था, यूएनओ जी, जो शांति, विश्व को शांति व्यवस्था बनाने के लिए कमेटी बनी थी उस समय, उसमें विस्तार की नीति पर भी था कि कुछ नियम था कि आप देश विस्तार का नियम भी आप बाउंडेड था वो चीजें। लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार चीन ताइवान के साथ करती है, तिब्बत के साथ की, अमेरिका वेनेजुएला के साथ कर रहा है, रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, इजराइल हमास के साथ कर रहा है, तो इस तरह की घटनाएं अगर लगातार घटती रही तो आने वाले भविष्य में ये विश्व शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में जुड़े।